विक्रम के कमरे की उस लाल रोशनी में जब आरोही ने अपने पति का चेहरा देखा तो वो ऊपर से नीचे शॉक हो गई, क्योंकि विक्रम बिल्कुल भी वैसा क्रूप नहीं था जैसे पूरी दुनिया उसके बारे में बोलती थी। उल्टा वो तो बेहद ही खूबसूरत था। इनफैक्ट आरोही ने अपनी ज़िंदगी में विक्रम से ज़्यादा हैंडसम आदमी कोई नहीं देखा था। एक पल को आरोही को लगा कि वो गलत कमरे में आ गई है। विक्रम ने जैसे आरोही के मन की उदेरपुन बदली हो वैसे बोला, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही कमरे में आई हो, मैं ही विक्रम हूँ। आरोही की ये सुनकर चौंक गई। दरअसल विक्रम की खूबसूरती देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आरोही से कुछ ऐसी खुशबू आती थी कि जैसे किसी ने बरसों बाद सूंघी हो। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो उस रात उस होटल इम्पीरियर के कमरे में महसूस हुई थी। अब विक्रम भी खुद के ऊपर काबू खोने लगा। वो इतना ही उत्सुक था जितना कि बेचैन। क्या ये वही लड़की थी जिसके साथ मैं उस रात था? क्या हम पहले मिल चुके हैं? अब तक आरोही भी विक्रम में खो सी गई थी। उसका सवाल सुनकर आरोही होश में आई। अपने को संभालते हुए उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आरोही ये मान ही नहीं सकती थी कि विक्रम जैसे इंसान से कभी अगर मुलाकात हुई तो उसे कभी भूल पाएंगे। उसे यकीन था कि वह विक्रम से कभी नहीं मिली थी। आरोही की भी सांसें बढ़ चुकी थी और जैसे जैसे विक्रम करीब आ रहा था वो और फूलती जा रही थी। दोनों की होठें मिलते ही वाले थे कि जाओ जाके सोफे पे सो जाओ। आरोही ने विक्रम की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में कोई भी शर्म या दया नहीं दिखी। आरोही उससे पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, पर फिर उसने खुद को ही यह समझा लिया कि एक 25 साल के आसपास का आदमी जिसके पास दुनिया जहाँ की दौलत है लेकिन पूरी दुनिया उसे एक विकलांग के तौर पर देखती है, उस आदमी का दिमाग पूरी तरह से ठीक हो यह उम्मीद करना समझदारी नहीं है। ये आखिरी बार है जब तुम मेरे बिस्तर पर आई हो, यह बात याद रखना। जी। अभी अभी जो हुआ था उसे भूलकर आरोही अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उसी के लिए तो वो ये सब कर रही थी। अब वो बस यह उम्मीद कर रही थी कि बहुत जल्द वो अपनी माँ से मिल जाएगी। इस ख्याल की खुशी जहन में बिठा के वो चुपचाप सो गई। क्या हुआ? एक ही रात में अपने पति को भूल गई? ये आवाज़ तो विक्रम का ही था, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। ये लो, ये पहन लो, ये पहन लो। हमारे समाज की, हमारे घर की रीति रिवाज हैं। घर की नहीं, बहू को ये साड़ी पहननी पड़ती। विक्रम की ये बात सुनकर लेकिन वो किसी और ख्याल में खो गई थी, क्योंकि विक्रम का चेहरा खूबसूरत था। अपनी आंखों से पिछली रात देखा था, तो फिर ये भद्दा चेहरा कहाँ से आया? क्या उसने कोई नकाब पहना था? पर कोई इतना खूबसूरत होकर ऐसा भद्दा नकाब क्यों पहनेगा? दुनिया अपनी खामियां छुपाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करती है, और यह विक्रम इस बदसूरत नकाब के पीछे इतना खूबसूरत चेहरा छुपाए बैठा था। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना ही जानो तो बेहतर रहेगा। विक्रम ने आरोही से कहा तो उसे लगा जैसे फिर जैसे पढ़ लियो। तुम यही कपड़े बदल सकती हो, मुझे मैं तुम्हें देखने में दिलचस्पी नहीं हूँ। यह सुन के आरोही वही कपड़े बदलने लगी और बिना कुछ कहे अपने कपड़े हटाने लगी। विक्रम ने अपनी आंखें फेर ली, लेकिन वह उस कमरे की दूसरी ओर लगे आईने में आरोही को देख सकता था। उसकी नज़रें जब एक बार आरोही के बदन पर पड़ी तो वह अपने मन में चल रहे ख्यालों को रोक नहीं पाया। आरोही का शरीर उसके चेहरे की तरह ही खूबसूरत था और उसके शरीर को रोम रोम से आंका था।
और ये करते हुए उसे जो ख़्याल आ रहे थे उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो आरोही का वतन था जिसकी वजह से उसे वो ख़्याल आ रहे थे, या कि उसका खुशबू जो लगातार आरोही से आ रही थी और उसे कुछ याद दिला रहा था। इतने में दरवाजे पर नॉक हुआ और फिर दरवाज़ा खुला। विक्रम की माँ इंद्राणी एक नौकर के साथ वहाँ पहुँची। तब जाकर आरोही को समझ में आया कि विक्रम का उसके गले पे काटना अपनी माँ को ये समझाने के लिए था कि उनके बीच कुछ हुआ था, जो कि सरासर झूठ था। आरोही सोच रही थी कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी इंद्राणी उसके पास आई और बोली, बेटा, अब जल्दी से इस घर के लिए एक बच्चा ले आओ ताकि इस घर की खुशियाँ वापस लौट सकें। विक्रम की हालत देखकर हमें ऐसा लगा कि इस खानदान में विक्रम के साथ इंद्राणी जो बात कहते कहते रुक गई थी, वो आरोही समझ चुकी थी। हालांकि उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है। बेटा, गलत मत समझना। विक्रम एक समय में बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक पता नहीं किसकी नज़र लगी मेरे बेटे को कि उसे ये बीमारी लग गई। यह सुनकर आरोही के मन में और सवाल आ गए। विक्रम की माँ को भी नहीं पता था कि विक्रम असल में अब भी बहुत बेहद खूबसूरत है। क्या ये व्हीलचेयर भी एक नाटक है? इन सारे सवालों के बीच उसे विक्रम की कही बात याद आई। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना जानो तो ही बेहतर है। अच्छा बेटा, हमारे ख़ानदान में ये रिवाज है कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन लड़की के घर में जाकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। विक्रम तो वहाँ नहीं जा पाएगा, पर तुम हो कि आओ, दोनों के हिस्से का आशीर्वाद लेके आना, और हम तुम्हारे साथ एक गाड़ी भेज देंगे। जी मम्मी जी। वो वैसे भी अपने मायके जाना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता महेश्वर की शर्त मानकर शादी तो कर ली थी। अब उसे महेश्वर से जाकर अपनी माँ के पति के बारे में पूछना था। अपने माता पिता को मेरे प्रणाम कहना और जल्दी आना। मैं तुम्हें मिस करूँगा। मैं भी तुम्हें मिस करूँगी। अरे माँ, देखिए, ससुराल से अपने घर अकेले कौन लौटा है? क्या हुआ? ससुराल वालों ने पहले ही दिन घर में फेंक दिया। पग फेरे की रस्म के लिए भेजा है। वैसे परिवार और रिश्तों की समझ तुझे कैसे समझ में आएगी? आरोही ने अनन्या को जब रायज़ादा खानदान की परंपरा के बारे में, तो वो उसे और सुनाने लगी। जीजा जी नहीं आए? वो भी कैसे सवाल पूछ रही हो ना। जीजा जी अपने चेहरा लेकर दुनिया के सामने कैसे आएंगे? वैसे आ भी जाते तो अपनी व्हीलचेयर में कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं ना। वैसे कल रात तुम नींद तो बहुत अच्छी आई होगी ना। जीजा जी ने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया होगा। चलो अच्छा है, इस बहाने तुम हर रोज़ चैन की नींद तो ले पाओगी। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अनन्या, तुझे अक्ल है कि नहीं? तेरी बड़ी बहन ससुराल से आई है और तू ऐसे लड़ाई कर रही है। उसने मुझे थप्पड़ मारा और तूने तो कुछ किया ही नहीं होगा, है ना? अरे जरा सा 2 मिनट के लिए क्या मैं इधर उधर गई तो आरोही के साथ बदतमीजी करने लगी? ऐसा पहली बार हुआ था कि उस घर में अनन्या को किसी ने कुछ बोला हो। हमेशा से गलती किसी की भी हो, मार आरोही की ही खातिर। चल बेटा, बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। 14 सालों में सुधा के मुंह से ये शब्द आज शायद पहली बार आरोही ने सुना था। और बेटा, कैसा है तेरा ससुराल? तू तो अब बड़े घर की बहू हो गई है। जरा हमें भी बता, ये बड़े खानदानी रईस लोग कैसे होते हैं? अनन्या पास में खड़ी होकर इन सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तक आरोही भी नहीं कर पाई, पर महेश्वर की इस बात उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक नाटक है। पापा, विक्रम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो मेरे कहने पर कुछ भी कर सकते हैं।
ये तो बड़ी अच्छी बात है, महेश्वर ने मुंह से लगभग लाल टपकाते हुए कहा, जैसे कोई अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता रखता है और वो रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है तो तुरंत रिश्ता तोड़ देते हैं। कितने गिरे हुए इंसान हैं आप लोग। पापा, मैंने सालों तक सब कुछ सहन किया है, इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप तो मेरी ज़िंदगी का सौदा कराएं। पर तू पूछ रही थी ना कि कल रात चैन की नींद आई ही नहीं। ये मिला है मुझे सुहाग रात में। अरे बेटा, ये पति पत्नी की बातें यूँ सबके सामने क्यों कर रही है? ये पति पत्नी रिश्ता नहीं है, ये जानवर और इंसान का रिश्ता है, जहाँ जानवर मालिक है और इंसान उसका गुलाम है। और जिसके लिए मैंने ये सब किया है वो कहाँ है? हाँ, कहाँ है मेरी माँ? आप लोगों ने कहा था ना, जब मेरी शादी हो जाएगी आप लोग मेरी माँ से मिलाएंगे मुझे। अभी मुझसे नहीं मिल सकती हूँ क्या? लेकिन क्यों? महेश्वर को जवाब देने में ज़रा देर हुई तो सुधा बोल पड़ी, देख आरोही, हम तुझसे प्यार से पेश आ रहे हैं, इसके बदले में तू हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश कर। हम जो तुझे समझा रहे हैं ना उसे प्यार से सुन और समझ ले, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास तुझे समझाने के। हाँ तो आजमा ले लो, आज ये पहली बार तो नहीं है जो ये हो, जितने भी तरीके हैं सब आजमा लो। अगर मैं आज अपनी माँ से नहीं मिलूँ तो मैं अभी के अभी जाके विक्रम को तलाक दे दूँगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आरोही, मैं जो चाहूँ वो करूँगी। ठीक है, तू अपने मन की कर, मैं भी अपने मन की करूँगा। अगर तूने इस दहलीज से कदम बाहर रखा तो तुझे तेरी माँ नहीं उसकी अस्थियाँ मिलेगी। महेश्वर और सुधा आखिर क्या खेल खेल रहे थे? अगर उन दोनों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो क्या करेगी आरोही? और क्या राज था विक्रम के चेहरे का? इसके आगे की एपिसोड सुनने के लिए देखते रहिए शादी के बाद, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल मिस्टीरियस लव स्टोरी पे। थैंक यू।